Hello, 10thies. Saurabh this side from Destination Classes. I'm back again to discuss CBSE updated syllabus for subject Science Class 10th academic year 2020-21. जैसे ही सीबीएसई का अपडेट आया है कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है इस एकेडमिक ईयर के लिए, तो साइंस में डिस्कस करते हैं क्लास 10th के लिए कि कितना क्या सिलेबस डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक आपने इस बार नहीं करना है, कौन सा टॉपिक आपने करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंटरनल्स के लिए है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपके सारे क्वेरीज आपकी इसके साइंस के रिलेटेड क्लास 10th के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपकी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स मूव सीबीएसई अपडेटेड सिलेबस क्लास 10 साइंस। आपके पास फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसके अंदर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक्स में नल, दैट मीन्स आपके पास कोई भी इस चैप्टर में से डिलीटेड टॉपिक नहीं है इस साल के लिए। जैसे कि पूरा चैप्टर आप करते आए हैं, आपने कर लिया होगा अभी तक और हर साल बच्चे करते आए हैं, उसी तरीके आपने भी इस ईयर ये एकेडमिक ईयर में भी ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर पूरा करना है आपने। और वैसे इसमें टॉपिक्स देखे जाएं तो यू स्टार्ट विद केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के आपके बेसिक किस तरीके से इक्वेशंस को रिएक्शंस को इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है, उसके अंदर आपको उसको बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस जो कि बहुत जरूरी है। आप कोई भी रिएक्शन लिखेंगे आपको उस रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और उसकी जो भी इंप्लीकेशंस है, राइटिंग द स्टेट्स एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ अभी भी आपने करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड देन कम्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि आपको कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये सारी की सारी रिएक्शंस आपने करनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में, इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स लाइक स्टेट्स, उसकी उनका आपके डिफरेंट एग्जांपल्स आपके जो दिए हुए हैं, बीच में कलर चेंजेस के बारे में बता रखा है। जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए, सारी रिएक्शन, सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आपके पास जितनी भी इस वाले टॉपिक के अंदर आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है और इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से करिएगा। लास्ट में आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस आती हैं जिसके अंदर आपके पास 4 चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादातर कि आपको रिएक्शन दी होगी, आइडेंटिफाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है। तो आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से पूरा चैप्टर आपने करना है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, उसको करके जाइएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करिए, सारी की सारी थ्योरी उसको रीड करिए, अपने नोट्स बनाइए। और ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का बेसिक है, बेसिक चैप्टर है, केमिस्ट्री का बेस बनाता है ये। आपके पास आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 चैप्टर्स, उसके अंदर तो खासकर आपके पास ये जो ये चैप्टर है ये बेस बनाता है उसका। आपको सारी रिएक्शंस को इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उसमें आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर के अंदर आई एम राइटिंग कि इस चैप्टर में कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है, तो ये आपको चैप्टर पूरा करना है इस एकेडमिक ईयर में भी। आगे बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर भी सीबीएसई ने कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं करा है, आपको पूरा चैप्टर करना है, पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी आपके पास जितनी भी इसके अंदर थ्योरी पार्ट है, इसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी आपको करनी है। चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक एसिड एंड बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज से। उससे पहले आपका उनकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ H+ आयंस की कंसंट्रेशन, OH- आयंस की कंसंट्रेशंस, कि आप एसिड के अंदर क्या कॉमन रहता है, बेस के अंदर क्या कॉमन रहता है, उनके कंसंट्रेशंस पे किस तरीके से एसिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है, एसिड्स को क्लासिफाई करा जा सकता है। आई मीन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन, वीक एसिड की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, आपके पास वेरियस इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, उसके एग्जांपल्स, उनका कलर चेंज, आपने सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज, आती हैं आपके पास एसिड बेसिस की, और प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ उनकी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि यूजेस कहाँ कहाँ पे आता है उसका। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके बाद फिर आपके पास पीएच स्केल की इंट्रोडक्शन आ जाती है चैप्टर के अंदर। तो पीएच स्केल भी आपके पास सारे के सारे पीएच स्केल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ की, जो एनसीईआरटीज में दे रखी हैं, 4-5 एप्लीकेशंस दे रखी हैं आपके पास, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस आपने करनी है। पीएच स्केल किस तरीके से उसको पीएच स्केल को बनाया गया है, किस तरीके से उसको यूज करा जाता है, क्या कलर चेंजेस हैं, क्या पीएच का नंबर रहता है, उसकी वैल्यू जो है वो किस नंबर को क्या डिपेक्ट करती है, वो वैल्यू किस बारे में बता रही है, OH- की कंसंट्रेशंस कैसे चेंज होती है पीएच स्केल में इधर से उधर जाते वक्त, या OH- आयंस की किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ
रहता है पीएच स्केल पे, वीक एसिड कहाँ रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ रहता है, वीक बेस कहाँ रहता है, सारे के सारे टॉपिक्स आपने पीएच स्केल से रिलेटेड करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, वो है आपके 5 सॉल्ट्स, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। 99.9% इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। आपके पास 5 आपके पास सॉल्ट्स रहते हैं बेसिक, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर आपके पास जितने भी सॉल्ट्स रहती हैं, इसकी आपके पास इसका प्रिपरेशन से पहले बेसिक इसका आपके पास केमिकल नेम आपने करना होता है, इसका कॉमन नेम करना होता है, आपके पास दोनों के दोनों केमिकल और कॉमन नेम इसका करके जाना है, प्रिपरेशन करके जानी है, इसकी प्रॉपर्टीज आपने करके जानी है, इसके आपने यूजेस करके जाने हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। जब भी आप ये चैप्टर करें तो आप इसके अंदर जितने भी आपके लास्ट में 5 सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट से रिलेटेड आपको अगर ये 3-4 चीजें इसकी सारी की सारी याद हैं, प्रिपरेशन बाय यूजिंग प्रॉपर रिएक्शंस क्या हैं, उसके अंदर प्रॉपर आपके कौन कौन से बीच में आपके कैटलिस्ट यूज होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से थॉरली इसके यूजेस, प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो इन सॉल्ट्स के थ्रू हिंट देगा आपको। फॉर एग्जांपल मान लो अगर पीओपी पे क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा नहीं बोलेगा कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, हाउ POP is formed, how plaster of Paris is formed, write the common name, write the chemical name। ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो बोलता है कि it is a salt which is used for it is a salt which is used for fractured bones, for correcting the fractured bones। तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। ठीक है, फ्रैक्चर्स जब होते हैं तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से सेट करा जाता है आपकी ब्रोकन बोन्स को। तो उसके अंदर आपके पास आपको हिंट मिल गया कि आपका पीओपी का क्वेश्चन है। फिर वो उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि ठीक है, जो भी वो सॉल्ट है उसकी प्रिपरेशन बताइए, उसके यूजेस बताइए, उसका केमिकल नेम क्या होता है, अगर उसको मिक्स कर दिया जाए पानी में तो क्या रिएक्शन आती है, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो सारे की सारी चीजें जो हैं वो आपकी सॉल्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं कि उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम, उसकी प्रिपरेशन, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, इनडायरेक्ट सॉल्ट की तरफ हिट करेगा वो, आपको हिंट देगा कि सॉल्ट को आप प्रेडिक्ट करो, उसके बाद उसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये टॉपिक भी, ये चैप्टर जो है आपने ये पूरा करना है, इसके अंदर कोई डिलीशन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको, पूरा का पूरा चैप्टर एंड ईच एंड एवरी टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करना है। आगे चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। इसके अंदर सीबीएसई ने एक बहुत मेजर टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत देता था वो डिडक्ट कर दिया सीबीएसई ने इस बार के लिए। तो गुड न्यूज कमिंग अप। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके पास बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसके अंदर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी सारी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपने करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये बिल्कुल बेसिक है चैप्टर का, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, किस तरीके से कौन सा मेटल आप किसी को रिड्यूस कराने के लिए यूज कर सकते हो, रिड्यूस बेसिकली कंपाउंड को रिड्यूस कराने के लिए, या फिर कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। बहुत बार आता है क्वेश्चन, सीबीएसई खेल सकता है कि आपको रिएक्शन दे देगा, कंप्लीट द रिएक्शन। बहुत आराम से बच्चे इधर से उधर उसको डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूल्स फॉलो करे या डबल डिस्प्लेसमेंट के रूल्स फॉलो करे और सीधा कंपाउंड बनाते हो। बट इफ यू थिंक, अगर वो ऐसा खेल सकता है कि पता चले वो रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो, ठीक है, वो जो एलिमेंट है जो दे रखा है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर ही ना पा रहा हो, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा हो, तो बहुत ध्यान से रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चंस करके जाइएगा। कौन कितना रिएक्टिव है अरेंज करिए रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। जैसे कि एनसीईआरटी में टेबल वाला क्वेश्चन है कि 4-5 ABCD कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनको इसके साथ कराया, कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई डिस्प्लेस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो पूरे टेबल के बेस पे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद आपके पास आयनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो बनते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसफर ऑफ आयंस के बेस पे, तो उसके बेस पे जितने भी आपके कंपाउंड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, NaCl बना के दिखाओ, उसका कंपाउंड का आयंस ट्रांसफर दिखाओ, कंपाउंड फॉर्मेशन दिखाओ। तो जितने भी आयनिक बॉन्ड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से आपको करके जानी है, और आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक बॉन्ड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपको करके जानी है। और यही आपके पास टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर करने हैं। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज आपका मेटलर्जिकल प्रोसेसेस शुरू होता
है, करोजन प्रिवेंशन आती है लास्ट के अंदर। ये दोनों टॉपिक सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिए हैं। बहुत मेजर टॉपिक्स थे, बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत इस पे फोकस करना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स थे आपके, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बांट रखा है। हाईली रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा जाता है उनके ओर से, डिफरेंट आपके डिफरेंट प्रोसेसेस थे उसके अंदर आपके पास। आप किसी भी सीनियर से पूछेंगे कि मेटल और मेटल के अंदर क्या करना है, वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि यार लास्ट के अंदर ना मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर एक्सट्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन जरूर करके जाना, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और वो आपका इस बार के लिए रिड्यूस हो चुका है, इस बार आपने नहीं करना है। तो चैप्टर बहुत ही बेसिक रह जाता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ मेटल और मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे क्वेश्चंस, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड क्या जनरल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उस पर आपने फोकस करना है और बहुत अच्छे से चैप्टर को करके जाना है। जो टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो आपके रिड्यूस हो चुके हैं। तो दैट मीन्स इस चैप्टर में से बहुत डिडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और बहुत इजी टू स्कोर हो जाएगा। तो दिस इज गुड न्यूज कमिंग अप। सो प्लीज इस चैप्टर को जो बच्चे छोड़ के जाते थे लास्ट के लिए रखते हैं कि लास्ट में इसको बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे, लास्ट में करेंगे, तो अब इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इसको बहुत अच्छे से इसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो। बेसिक टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन रीड करो, रिएक्शंस को लिखो, रिएक्शंस के नीचे क्या कंपाउंड है, क्या कलर चेंज हो रहा है, कौन किसको कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, किस स्टेट में डिस्प्लेस कर रहा है, क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको डिस्प्लेस कराने के लिए, वो सारी चीजें अगर आपके पास हैं, इस चैप्टर में से पढ़ रखी हैं आपने, तो इस चैप्टर आपको दिक्कत नहीं देगा। सो आगे चलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th साइंस का कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर रहता है ये, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे साइंस लेनी है, आपको केमिस्ट्री आगे अगर परस्यू करनी है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेस बनाता है आगे के लिए आपके 11th-12th की केमिस्ट्री के लिए। तो इसके अंदर से बहुत मेजर टॉपिक डिलीट हुए हैं, बहुत मेजर टॉपिक डिलीट हुए हैं। बहुत सिंपल जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, सिर्फ वो आ रहा है, अब सिर्फ वो आ रहा है। और जितने भी टॉपिक्स थे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ती थी, वो टॉपिक्स इस बार के लिए सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। आपको क्या क्या करना है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, आपको जैसे पिछले चैप्टर में आपने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे, वैसे आपको पढ़ोगे, जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे कार्बन जो है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करता है, वो शेयर करता है, दैट मीन्स वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के बेस पे जो इसका कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, वो आपने अब इसमें साथ में करके जाना है। तो आपको कंपाउंड फॉर्मेशन बॉन्ड्स के बेस पे आपको आयनिक और कोवलेंट दोनों ही कंपाउंड्स करके जाने हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज करनी है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस करने हैं आपको। और कार्बन की जो बेसिक आपके पास प्रॉपर्टीज रहती हैं कि क्यों वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कार्बन के बेसिक एलोट्रॉप्स कौन से हैं, और कार्बन किस तरीके से दूसरों के साथ अटैच हो जाता है बहुत जल्दी, और इसके कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ हिंट देता है वो टॉपिक आपको। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर बेसिकली यही सब चीज़ों के बारे में है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और जो लास्ट टॉपिक जो कोर केमिस्ट्री में, कोर इस चैप्टर में से स्टार्ट होता था, वो होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट होता था। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, एक सीरीज की डिस्क्रिप्शन होती है कितने का कुछ CH2 का फर्क आता है सक्सेसिव कंपाउंड्स के अंदर, अगर तो CH2 का डिफरेंस है तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हो। तो उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, किस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की, बस आपको ये 3 टॉपिक होमोलोगस सीरीज तक करके जाने हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी मेन टॉपिक्स थे आपके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, आपके सारे के सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप, जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता था, जो मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होती थी, जो कि एट एनी को वैसे भी आपको 11th में जाके पढ़ना ही होता है, फिर से उसका बेस चाहिए होता है, अब वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइन फिक्स है, अगर आपका आगे करियर पॉइंट फिक्स्ड है कि आपको नॉन मेडिकल या मेडिकल लेनी है और आपको केमिस्ट्री करनी है, तो आप प्लीज इस टॉपिक्स पे भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक्स पे आपको इन जो डिडक्टेड टॉपिक्स हैं इनमें से आप फंक्शनल ग्रुप्स का बेसिक आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यू कैन रीड दिस टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक एज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लास 11th। फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट कीटोन क्या होते हैं, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, एल्कीन एल्काइन एल्केन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या बॉन्ड रहता है उसमें, क्यों अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, तो सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे रहते हैं वो सारे के सारे आपको
11th में बहुत यूज आते हैं, 11th-12th केमिस्ट्री की जान है वो टॉपिक्स। तो आप उस पर अगर नॉन मेडिकल की फील्ड आपने परस्यू करनी है तो आप प्लीज इन टॉपिक्स को एक बार अभी अगर कर लेंगे, बहुत डीप में नहीं बट इनका बेसिक आइडिया ले जाएंगे, तो आई गेस वो आगे आपको बहुत आसानी से आपको आगे टॉपिक्स करने में हेल्प करेगा। उसके बाद ऐसे ही आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दैट इज आपके एल्केन एल्कीन एल्काइंस के बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, उनके कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, तो वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। दैट इज हाइड्रोकार्बन्स जो बनते हैं वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड टाइप के होते हैं, तो उसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनके कंबशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो किस तरीके से कंबशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी जो लास्ट ईयर तक हम करते आए हैं, बच्चे लोग करते आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आज तक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो टॉपिक सारे के सारे इसने डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने इस बार। दो बहुत मेजर कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे हर साल, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते आए हैं, और उसी के बेस पे क्वेश्चन इस बार आए थे, इस बार भी उसी के बेस पे आया था, और बहुत सालों से ज्यादातर उसी के बेस पे रहता है क्वेश्चन। तो जितनी भी इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग, वो सारी की सारी अब नहीं है। एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एस्टेरिफिकेशन हर साल बच्चे, आप किसी भी सीनियर से पूछो कार्बन के अंदर क्या करें, वो सीधा छूटते ही आपको बोलेगा कि इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी रिएक्शंस के समेत एकदम से बिल्कुल एकदम मतलब रट जाओ उसको, एकदम रट्टा भी मार लो, साथ में समझ भी लो कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सारी एक्टिविटीज उससे रिलेटेड कर लो। इस साल एक एक्टिविटी आई थी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की फंस गई थी, बहुत छोटी सी एक्टिविटी साइड में दी हुई थी, और उसके बेस पे इस बार क्वेश्चन आ गया था सीबीएसई के अंदर 2020 बोर्ड्स के अंदर। तो सारे टॉपिक्स जो थे, मेजॉरिटी टॉपिक्स वो डिलीट हो चुके हैं। लास्ट में इसमें टॉपिक आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप की फॉर्मेशन क्या है, क्लेंजिंग एक्शन क्या रहता है उसका, और डिटर्जेंट्स और सोप्स के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बेस पे किसके कंपाउंड्स होते हैं, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से रिएक्ट कौन करता है, कैसे करता है, वो सारे जितने भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें, आप जब एक क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करने बैठोगे, तो मैं डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ प्लीज समझिए। जितने भी आपको और ये ऐसी वीडियोस दिखेंगी उसके अंदर आपके बारे में, आपसे डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करी जाएगी। मैं डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करने बैठोगे या प्रीवियस ईयर पेपर्स करने बैठोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं करना है, ठीक है, और कौन से टाइप का क्वेश्चन आपने करना है। नहीं करने वाले पे कोई आपको नहीं बता रहा है, इसलिए मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं कि आपके पास इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए तो उसको इस साल के लिए अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इथेनॉल एसिड, इथेनॉइक एसिड, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी में बेस पे आपके पास हाइड्रोजनेशन आता है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, सोप्स का क्लेंजिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, आपका एस्टेरिफिकेशन के बेस पे क्वेश्चन आपको बहुत जगह दिखेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर है, उसको नेम करने के कंपाउंड्स आपको दे रखे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ रखे होते हैं पीछे, उसका नेमिंग आती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ भी दिख जाए वो आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं इस एकेडमिक ईयर के लिए। जो आपको करना है वो कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में, उसके एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेंस है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस करके जाइए। कार्बन का क्यों वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इजीली फॉर्म कर लेता है, उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करके जाइए। कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं तो वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, उनकी कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में क्या प्रॉपर्टीज देता है, फिर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो किस तरीके से कंपाउंड प्रॉपर्टीज डिपिक्ट करता है। आयनिक के साथ अगर पिछले चैप्टर से जोड़ा जाए तो आयनिक भी आ रहा है, तो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपने बहुत अच्छे से करके जानी है। और होमोलोगस सीरीज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपको ये करके जाना है। So let's move to last chapter of chemistry, that is periodic classification। ये चैप्टर भी आपका पूरा आ रहा है, ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास कोई डिलीटेड टॉपिक नहीं है, डिलीटेड टॉपिक इज नल। और इसके अंदर आपको क्या क्या करना होता है, वैसे अगर हम डिस्कस करें एक बार, तो पहले की periodic classification मतलब जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किस तरीके से क्लासीफाई करे गए हैं, किस किस ने पहले अटेम्प्ट करा है उसको क्लासीफाई करने में, उसके बेसिस पे आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बेसिस में आपने पढ़ना है 3-4 डोबेनियर है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, फिर उसके बाद मेंडलीव आया, फिर मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा चलता है। तो जो पुराने 3 अटेम्प्ट थे उसके अंदर उन्होंने क्या 3 चीजें बता रहा हूँ, जितने भी आप ये अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़ोगे क्लासिफिकेशन के अंदर, उसने क्या यूज करी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे, किस बेस पे उसने टेबल बनाने की कोशिश करी, उसके एक एग्जाम्पल उसका जरूर करके जाना है जो उसने करा था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके डीमेरिट्स क्या थे, क्यों
उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और किसी और ने वापस अटेम्प्ट करा, और वो आज के टाइम में मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल चलता है, तो पुराने 3 जो थे वो फेल क्यों हुए, इसके बारे में सीबीएसई बताता है, एनसीईआरटी बताता है। तो उसके बारे में डीमेरिट्स वगैरह, उसका एग्जाम्पल, और किस प्रॉपर्टी पे एलिमेंट्स को अरेंज करा था उन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करा गया है, उसके लीव के क्या डीमेरिट्स थे, उसको डीमेरिट्स को किस तरीके से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने ठीक कर दिया कि वो अभी तक चल रहा है, हमारा सक्सेसफुल रहा टेबल। तो वो सारी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की प्रॉपर्टीज, कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कौन से एलिमेंट, कौन से टाइप के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में, कितने एलिमेंट हैं कौन से ग्रुप के अंदर, कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, कहाँ पे मेटलॉइड्स हैं, किसका कौन सा एटॉमिक नंबर है, कैसे प्रेडिक्ट करा जाए, कैसे एटॉमिक, अगर एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उसका कैसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर उसका करा जाए, कैलकुलेट करा जाए। तो वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। और लास्ट के अंदर आपके पास आता है इनकी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बेस पे प्रॉपर्टी से कुछ आपने पढ़नी होती हैं कि किस तरीके से कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सच एज वैलेंसी, एटॉमिक नंबर्स, और किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, रिएक्टिविटी उनकी, ठीक है, ये सब चीजें किस तरीके से चेंज होती हैं व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ प्रोडक्ट टेबल और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ प्रोडक्ट टेबल, किस तरीके से चेंज होता है, वो पूरा टॉपिक आपने करना है। और यही है वैसे चैप्टर के अंदर। आइसोबार्स हैं लास्ट में, ठीक है, आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स, और मेन जो है वो डीमेरिट्स, मेरिट्स, तीनों अटेम्प्ट की तीनों क्लासिफिकेशन के जो अटेम्प्ट्स थे उनके बारे में आपने पढ़ना है कि वो किस तरीके से अरेंज करे गए थे, क्या एग्जाम्पल्स रहे, क्या सक्सेसफुली उसने किन चीज़ों को, किन एलिमेंट्स को उसने सक्सेसफुली अरेंज कर दिया था, फिर क्या डीमेरिट्स आ गए, फिर दूसरा आया, दूसरे ने क्या करा, क्या डीमेरिट्स आए, फिर तीसरा आया, क्या डीमेरिट्स आए, फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने कैसे उन सारे डीमेरिट्स को ठीक कर दिया, फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में क्या, किस तरीके से क्या टेबल बन रखा है, कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से उसके अंदर कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, पहले 20 एलिमेंट्स का जरूर करके जाइएगा, पहले 20 एलिमेंट्स कहाँ पे अरेंज्ड हैं उसको प्लीज बहुत अच्छे से आपने करना है। और उसका प्रॉपर्टीज चेंज जितनी भी होती है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो आपको करके जाना है। और ये चैप्टर बेसिकली अगर देखा जाए ऑन द होल तो आपको पूरा करना है। तो और केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर आपके पास कोई चेंज नहीं है, आपको फुल चैप्टर्स करने हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसके बाद आपका एसिड बेसिस सॉल्ट, और उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपको फुल चैप्टर्स करने हैं। और जो आपके पास 3rd एंड 4th चैप्टर आता है, दैट इज मेटल और नॉन मेटल्स, के अंदर आपको बस जो लास्ट में एक्सट्रैक्शन के नाम से, मेटलर्जिकल प्रोसेस तो नहीं समझ आता, बट जो एक्सट्रैक्शन वाला लास्ट में पार्ट है मेन, और करोजन वाला पार्ट है, आपको वो नहीं करना है। एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट और करोजन वाला पार्ट आपको नहीं करना है। और कार्बन के अंदर जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर आ रहे हैं, लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट्स के ऊपर टॉपिक हैं, वो सारे आपको नहीं करने हैं। और बहुत बेसिक टॉपिक्स, कार्बन की नेचर के बारे में, कार्बन के बेसिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक एंड कोवलेंट के बीच का डिफरेंस, आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, और होमोलोगस सीरीज तक आपको चैप्टर करके जाना है। तो केमिस्ट्री के बहुत मेजर 2 टॉपिक्स जो हैं, 2 चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं, वो डिडक्ट हो चुके हैं। केमिस्ट्री बहुत इजी टू स्कोर हो गई है। बस रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए, रिएक्शन से कन्वर्जन्स पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से कौन सी रिएक्शन में क्या कंपाउंड बन रहा है, क्या उसकी नीड रहती है, क्या कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकती हैं। कैटलिस्ट के बारे में वो हिंट देता है, कलर चेंजेस के बारे में हिंट देता है। सेकेंड चैप्टर में 5 सॉल्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करने आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, उसके बेस पे बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं अगर एक हिंट देना चाहूँ जैसे, तो आपके पास वो एक सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर क्वेश्चन है कि सनलाइट के अंदर डीकम्पोज कर जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो उस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो अच्छे से करके जाइएगा। और मेटल नॉन मेटल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके पास। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिक, और तो आपने पूरा ही करना है। पीरियोडिक में मैंने बता दिया क्या क्या आपने डिस्कस करा हमने, और वो आपने करके जाना है। तो केमिस्ट्री इज वेरी इजी टू स्कोर। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5 देयर इज नो चेंज। एंड 3rd और 4th के अंदर आपके पास एक्सट्रैक्शन, करोजन, फंक्शनल ग्रुप, सारी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टीज, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज, एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स नहीं करके जाने हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक कीवर्ड दिखे क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, तो आप लोग उसको बहुत उसको आप छोड़ सकते हैं और बाकी टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करिए।
ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बायोलॉजी, और हमारे पास आता है लाइफ प्रोसेसेस, फर्स्ट चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस में देखा जाए तो कोई भी चेंज नहीं है, दैट इज नल, डिलीटेड टॉपिक्स नल। और जो टॉपिक्स करने हैं सीबीएसई बहुत प्यार से आपको लिख के देता है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर। तो आई गेस ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, अभी तक सबके स्कूल्स में हो चुका होगा, सबके ट्यूशंस में हो चुका होगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कर चुके होंगे पहला चैप्टर। और अगर आप उसमें समझ पाए तो यही टॉपिक्स आपने पढ़े थे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर और किस तरीके से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है पूरा, वो करना होता है। वो सीबीएसई ने बोला करना है। रेस्पिरेशन की पूरी साइकिल पढ़नी होती है, किस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है आपका ग्लूकोज का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस तरीके से ब्रेक डाउन होता है वो पाथवेज पूरे आपने पढ़ने हैं, पूरी रेस्पिरेटरी साइकिल ह्यूमंस में पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन रहती है प्लांट्स के अंदर, वो जाइलम फ्लोएम पूरा का पूरा। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने, ह्यूमन बींग्स के अंदर आपने ब्लड के वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से, ब्लड में, लिम्फ में क्या ब्लड के पार्ट्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। और एक्सक्रीशन पे जाओगे तो प्लांट्स किस तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है, ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन सिस्टम पूरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। नेफ्रॉन वगैरह आपका है, और आपका बोमन कैप्सूल वाला पूरा टॉपिक जो है वो करना ही करना है आपने। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस में नो चेंज, लाइफ प्रोसेस में नो चेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा चैप्टर आ रहा है, अच्छी खासी वेटेज कैरी करेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को चार्ट जाओ, एक एक लाइन को उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाओ। कि अगर आप डाइजेशन जैसे पढ़ रहे हो तो पूरा फ्लो चार्ट पढ़िए उसका, दिमाग में पहले फ्लो चार्ट बिठाओगे बेटा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आपका, उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, उसको लिख पाओगे कि आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, कि आपने खाना अपने माउथ में डाला, सबसे पहले आपके माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सा ग्लैंड काम करता है, क्या सिक्रीशन देता है, क्या फंक्शन है उसका, वो किस पे काम करता है, स्टार्च पे करता है, प्रोटीन पे करता है, किस पे करता है। फिर वहां से गया तो आपके फूड पाइप आई, उसके अंदर किस तरीके से पेरिसाल्टिक मूवमेंट रहती है आपकी, और उसके बाद कहाँ गया, स्टमक में क्या ग्लैंड्स हैं, उसके बाद फिर यहाँ गया, फिर उसके में ग्लैंड ये वाला आया, ग्लैंड ने ये सिक्रीशन करी, इसके ऊपर काम करा, फाइनली वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, कहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुआ, किस तरीके से, कौन कौन से सिक्रीशंस, किस किस सिक्रीशंस ने किस किस ग्लैंड से हुई और क्या उसने फंक्शंस करे। एक फ्लो चार्ट आपके जब दिमाग में होगा तो बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर करने में आपको कभी कुछ मुश्किल नहीं आएगी। तो फुल चैप्टर करना है, देयर इज नो चेंज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड टॉपिक्स टू बी डन इज नल। दैट मीन्स दिस चैप्टर इज डिलीटेड, दिस चैप्टर इज डिलीटेड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके थे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को करा चुका था, और ये टॉपिक नहीं आ रहा है। जो मेजर टॉपिक्स थे हमें पता थे कि हमें था कि कुछ टॉपिक्स डिडक्ट होंगे, बट एक चैप्टर जो उसने पूरा ही डिलीट कर दिया, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पूरा चैप्टर आपने नहीं करना है। और ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन्स, वॉलंटरी सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क के बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, कोऑर्डिनेशन के नाम पे आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए एनिमल प्लांट्स के अंदर, तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये डिलीटेड हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं करना। आपको ब्रेन का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर, ब्रेन के किसी पार्ट के ऊपर, ठीक है, आपके रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर कोई क्वेश्चन दिख जाए, केमिकल एनिमल के अंदर हार्मोन्स के अंदर कोई क्वेश्चन दिख जाए, प्लांट हार्मोन्स पे कुछ क्वेश्चन दिख जाए, हार्मोन्स वर्ड दिख जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से बिलोंग करते हैं, और ये चैप्टर आपने नहीं करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आपको ये चैप्टर नहीं करना है, एंड दिस विल स्पेशली मेक यू हैप्पी कि आपको ये चैप्टर नहीं करना है। इजी था आई नो, बट ठीक है, ये चैप्टर अब सीबीएसई ने इस ईयर के लिए डिलीट कर दिया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा डिलीटेड टॉपिक में नल। आपको फुल चैप्टर करके जाना है, आपको फुल चैप्टर करके जाना है, नो डिलीशन। तो आपके बायो के भी 2 टॉपिक्स आपके पास, नो डिलीशन आपके पास, बायो के अंदर भी आपके पास 2 चैप्टर्स हैं जो लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, जो मेन 2 चैप्टर रहते हैं, उन 2 चैप्टर में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, पूरे चैप्टर्स आपने करके जाना है, पूरे दोनों चैप्टर्स करके जाने हैं। इसके अंदर जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपने पहले ए सेक्सुअल पॉइंट सारा पढ़ना होता है कि किस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस किस तरीके क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं प्लांट्स एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या ए सेक्सुअल है क्या सेक्सुअल है, उन दोनों के अंदर आपने पढ़ना है। आपके कुछ बेसिक 5 प्रोसेस आते हैं शुरू के अंदर, फिर जिसके अंदर आपका रीजनरेशन
रिप्रोडक्शन काइंड, इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन। तो इस टाइप से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं। फिर उसके बाद आपको फ्लावर्स का टॉपिक आता है, फ्लावर्स आपने पूरा करना है, फ्लावर के अंदर किस तरीके से पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या रहता है वो पूरा आपने पढ़ना है। उसके बाद आप एनिमल्स पे जाओगे, ह्यूमन बींग्स में जाओगे, तो रिप्रोडक्शन का फीमेल ऑर्गन है पूरा, मेल ऑर्गन है पूरा, उसको किस तरीके से कहाँ पे क्या रहता है, किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा बहुत अच्छे से करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, और दैट मीन्स आपको जितना भी आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, किस तरीके से कंट्रोल करी जा सकती है, और क्या क्या डिफरेंट मेजर्स आप ले सकते हो, क्या कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अलग हैं आपके पास, सर्जिकल मेथड्स अलग हैं आपके पास। वो जितने भी आपके पास प्रिकॉशंस हैं, जितने भी आपके पास ये मेथड्स हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड टू अवॉइड दैट रिप्रोडक्शन पार्ट, वो वाला आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। फिर आपको कुछ डिसीजेस के बारे में पढ़ना है कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज आपकी रहती हैं, एसटीडीज 2-3 है, गनोरिया है आपके पास, HIV एड्स हैं, उसके बारे में क्या उसके बेसिक सिम्टम्स रहते हैं, किस तरीके से वो स्प्रेड हो सकती है, किस तरीके से कौन से मेथड्स हैं जिससे उससे बचा जा सकता है, तो उसके बारे में आपने पढ़ना है। एंड देन उसके बाद आपके पास आता है वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ना है आपने, कि वुमेन्स हेल्थ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में आपने पूरा पढ़ना है, किस तरीके से हार्मोनल चेंज आता है प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी एज के अंदर किस तरीके से हार्मोनल चेंज आता है, क्या क्या पार्ट्स आपको बॉडी में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस हमें दिखते हैं, और प्लस जो आप स्पेशली लिखा है वुमेन्स हेल्थ, उसके अंदर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, मीनोपॉज, मेनार्क और ये सारी जितनी भी सारी कोई चीज़ें में हाउ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स, वो आपको पूरा पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर आपके पास करना है आपने, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, बहुत वेटेज कैरी करेगा ये आपके पेपर के अंदर, लाइफ प्रोसेस एंड ये वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बायो में स्कोर करना है तो ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए विद डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चैप्टर्स के, डायग्राम इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं आपके। देन कम्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर से भी एक पार्ट काट दिया गया है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स बच्चों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने सीनियर से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, तो इवोल्यूशन का जितना भी पार्ट है इवोल्यूशन कट हो चुका है, और हेरिडिटी बेस पे जितना भी आपका चैप्टर रहता है वो आपका सिर्फ आएगा अब, ठीक है। तो आपके पास जितना भी हेरिडिटी पार्ट का है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है वो ये है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, और ये आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसके अंदर आपके पास क्रॉस हाइब्रिड, आपके पास डाई हाइब्रिड के अंदर, आपके पास मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या उनके लॉज हैं इनहेरिटेंस के, आपका पी प्लांट वाला जितना भी आपके पास आती है रेशियोज आती हैं उसको डिराइव करना, टेबल बनाना, ठीक है, कौन सा रिसेसिव जीन है, कौन सा आपका डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, किस रेशियो में आपके पास आपकी F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन आपके F1 F2 में किस रेशियो में आपके पास बनते हैं आगे जाके टेबल्स में फॉर्मेशन जब आप करते हो, तो वो पूरा का पूरा दोनों लॉज के साथ आपने मेंडल पूरा करना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा है बट वो पूरा ही है, ठीक है, किस तरीके से क्रोमोसोम्स के बेस पे कौन सा है, XX में क्या रहता है, XY में क्या रहता है, किस कौन डिसाइड करता है कि वेदर अ चाइल्ड बॉर्न विल बी अ मेल और अ फीमेल, तो किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन है पूरा। ऐसे ही आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के ऊपर भी एक छोटा टॉपिक है जो कि करते हैं अपन, तो वो आपको पूरा करना है। तो जितना भी हेरिडिटी का पार्ट है वो आपको करना है, और इवोल्यूशन का पार्ट, इवोल्यूशन आप जाओगे जब पता करने, तो इवोल्यूशन में आपके पास जितना भी फॉसिल्स का रिलेटेड पार्ट था, फॉसिल्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए, आपको कुछ होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के बेस पे क्वेश्चन दिख जाए, होमोलोगस एनालोगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको पेपर्स में दिखेगा। आप जब भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा, होमोलोगस एनालोगस, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ठीक है। तो जितने भी इवोल्यूशन के आपके पास हैं कि हाउ इवोल्यूशन कैन बी ट्रैक्ड, ठीक है, प्रोग्रेस से इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से करना चाहिए, आपस में कनेक्ट या नहीं करना चाहिए, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर आपको दिखें तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हैं इस साल के लिए, और हेरिडिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिखें वो आप इसमें कर सकते हो। तो बायो के अंदर अगर देखा जाए तो बायो के अंदर आपके पास लाइफ प्रोसेस आपको पूरा करना है, रिप्रोडक्शन आपके पास पूरा चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आपने पूरे करने हैं, और आपको साथ में क्या करना है, हेरिडिटी करना है, और क्या नहीं करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपको नहीं करना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं करना है, और आपको इवोल्यूशन का कोई भी पार्ट नहीं करना है। तो बायो में आपको ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये नहीं करने, बाकी पूरी फुल आपके पास 2 चैप्टर्स पूरे, और हेरिडिटी में सिर्फ हेरिडिटी पार्ट आ रहा है आपके पास, इवोल्यूशन नहीं आ रहा। सो अगेन
बायोलॉजी बहुत इजी टू स्कोर रहती है, बहुत इजी टू स्कोर रहती है। जस्ट मेंटेन द फ्लो चार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स इन योर माइंड, डायग्राम्स अच्छे से करके जाइए। फ्लो चार्ट अगर दिमाग में होगा और उसके बाद आप जब टॉपिक को पढ़ने जाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से रिलेटेड जाओगे, तो बहुत ईजी रहेगा आपको याद करना, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सो वी आर डन विद केमिस्ट्री, वी आर डन विद बायोलॉजी एंड लेट्स मूव टू द फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट के अंदर आपके दो मेन चैप्टर रहते हैं, अभी तक आप थोड़ा बहुत हिंट ले चुके होंगे टेंथीज। तो इसके अंदर लाइट चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड टॉपिक्स नल, आपको पूरा का पूरा फुल चैप्टर आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट आपके पास रे डायग्राम्स रहेंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो प्लीज मार्क दीज टर्म्स। आपको जितने भी रे डायग्राम है, चाहे वो मिरर से रिलेटेड हो, चाहे वो लेंस से रिलेटेड हो, आपको पूरा करना है। उसके बाद आपके पास मिरर फॉर्मूले पे आपके पास न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स, आपके पास मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन, और लास्ट में आपके पास आता है पावर आती है, पावर ऑफ द लेंस आता है। तो ये जितने भी आपके पास 4-5 टॉपिक्स हैं, आप देखेंगे चैप्टर के अंदर यही है सिर्फ, और ये इसमें से कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में 2 ही चैप्टर से आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट के न्यूमेरिकल्स 2 ही चैप्टर से आते हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा, परसेंटेज बिल्डर भी हो सकता है और आपकी परसेंटेज ड्रॉप भी करा सकता है। सो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। और इलेक्ट्रिसिटी से तो काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रिसिटी में फिर भी मैंने इतने अपने करियर में देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत उससे थोड़ा दिक्कत लेते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी की इतना वाइड रेंज है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कई टीचर्स लगे हुए हैं इन दोनों चैप्टर्स को कराने के अंदर, 11th का पार्ट 12th का पार्ट साथ में करा रहे हैं, चैप्टर्स कनेक्टेड नहीं, सेम टॉपिक्स आपको 11th-12th में करना है। ठीक है, सो ठीक है, फिर प्रिपेयरिंग फॉर NT SC GST उसके अंदर भी वो सीधा बोलता है यार कि CBSE करना है। ठीक है, जो NCERT में डिपिक्टेड है उसी का हायर लेवल का क्वेश्चन देगा, तो क्यों ना NCERT को अच्छे से पकड़ा जाए। ठीक है, तो सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह सब वेस्ट है, कुछ नहीं करना। NCERT के टॉपिक्स पढ़ो, क्वेश्चन बैंक के लिए ठीक है आप डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के ऊपर जाओ, बट पहले जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, वो NCERT से कनेक्टेड रहते हैं। तो प्लीज NCERT पे फोकस करिए, फिजिक्स ही मेन है जो कि परसेंटेज ड्रॉप में आपको या तो गिरा सकती है या परसेंटेज आपकी मेन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फिर भी दे आर इजी टू स्कोर, बट फिजिक्स के अंदर आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाइट के अंदर देयर इज नो चेंज, यू हैव टू डू फुल चैप्टर, नो डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, नो डिलीशन, इसके अंदर आपको पूरा चैप्टर करना है। आगे चलते हैं, ह्यूमन आई पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। आपको ह्यूमन आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई की डिसीजेस से रिलेटेड, बेसिकली क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन रहते हैं आपके पास, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सारे जितने भी आपको डिसीजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखें, तो वो क्वेश्चंस आपने नहीं करना है। कुछ एप्लीकेशंस आती हैं लास्ट में इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, रेनबो के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, ग्लास प्रिज्म से किस तरह की आपकी लाइट्स जो हैं वो जाती हैं, किस तरीके से पास होती है, तो क्या चेंज आता है, क्या स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन आई के क्या पार्ट्स हैं, आपके उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो इस सारी की सारी जो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई है, सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, इसके अंदर डायग्राम्स करते थे। ये सारे टॉपिक अगर आपको आई से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिख जाए तो आपने नहीं करने हैं। चैप्टर टॉपिक्स टू बी डन इज नल, दिस चैप्टर इज डिलीटेड। तो बायो के अंदर जैसे कि पूरा का पूरा उन्होंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डिलीट कर दिया था, वैसे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है। गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, आपका थोड़ा सा इस बार का जो हार्ड टाइम है चल रहा है हमारा कोविड के चक्कर में, उसमें एक बहुत मेजॉरिटी, एक चैप्टर्स आपके 2 चैप्टर्स पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन आई CBSE ने डिलीट कर दिया आपके लिए, सो कैन यू कैन स्कोर गुड। Then comes the chapter electricity, again a very important chapter, light and electricity। ठीक है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द 2 मेन चैप्टर्स इफ यू वांट टू स्कोर इन गुड इन फिजिक्स। इन 2 चैप्टर्स को सबसे पहले ध्यान दीजिए और अच्छे से इन चैप्टर्स को खत्म कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको पता ही है क्या क्या करना है, अभी तक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चैप्टर कर चुके होंगे। करंट के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ना है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ना है, और डीप में जाके पढ़ना है, सर्किट डायग्राम्स पढ़ने हैं, बेसिक आपके पास सिंबल्स पढ़ने हैं जो सर्किट के अंदर यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, किस तरीके से ग्राफ उसका बनाते हैं हम लोग, ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो बनती है वो क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, क्या नहीं है, कौन ओबे करेगा, कौन नहीं करेगा,
और उसके बेस पे ओम्स लॉ के बेस पे आपके पास रेजिस्टेंस बनेगी, रेजिस्टेंस के बेस पे आपका टॉपिक रेजिस्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, फैक्टर्स किस किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स के बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इसको बढ़ाया जाए तो ये क्या होगा, इसको डबल कर दिया तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको ट्रिपल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, हाफ कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then comes your combination of resistor, that is series and parallel. इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से करके जाना, सीरीज एंड पैरेलल की डेरिवेशंस आपको करनी है. और साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स आपके पास सर्किट डायग्राम आते हैं, इसके अंदर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो और फिर किसी रजिस्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या किसी रजिस्टर के क्रॉस आप उसका करंट फ्लोइंग निकालो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट की. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड देन उसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास. हीटिंग इफेक्ट है आपके पास हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड आपके डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो है. और इलेक्ट्रिक पावर है आपके पास, पावर के 2-4 फॉर्मूले हैं. और इलेक्ट्रिक पावर फिर आता है कॉस्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन की, कि अगर इतना यूनिट बिजली फूक रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है तो क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट दे रखी होगी आपको. तो करंट वगैरह कुछ दे रखा होगी, ये डिवाइस है, इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस पे चल रहा है, और कितना लास्ट में ये 4-5 चीजें चल रही है, इतने टाइम के लिए चल रही है, ये कॉस्ट है पर यूनिट, तो कितना टोटल कॉस्ट बनेगा. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं शॉर्ट में अभी सिर्फ डिस्कस कर सकता हूं. तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन द होल आपको पूरा चैप्टर करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन द होल आपको पूरा चैप्टर करना है, कुछ भी डिलेटेड पार्ट नहीं है. आपके जो 2 मेन फिजिक्स के चैप्टर हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरे आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से इसको पहले ही कवर कर लेना है. Then comes your again the last important chapter of physics, that is magnetic effect of electric current. इसके अंदर भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं. पहले बात करते हैं, चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है. और 4 चीजें हैं, प्लीज नोट इट डाउन. ये 4 चीजें अगर आप ये 4 चीजें करके जा रहे हो तो इस बार के लिए 99.9% इससे क्वेश्चन बनेगा. आपके पास एक बार मैग्नेट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्या नेचर है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज हैं उन फील्ड लाइंस की. उसके बाद आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्वेश्चन है. उसके बाद आपके पास लूप पे क्वेश्चन है. उसके बाद आपके पास सोलेनॉइड पे क्वेश्चन है. अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हैं तो चैप्टर का जो इस बार के लिए सिलेबस है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर हो जाता है. इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आपने करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद डायग्राम्स करके जाने हैं. आपको रूल पढ़ना है, किस तरीके पर डायरेक्शन डिटरमाइन होंगी, फिर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, वो पैटर्न एक्चुअली में बन कैसा रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं या बार मैग्नेट की तरह लूप बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है. इन 4 चीजों के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या बन रहा है, डायग्राम क्या पढ़ रहा है, डायरेक्शन क्या आ रही है, क्या रूल है डायरेक्शन का, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम. ये अगर 4 चीजें करके जा रहे हो तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इन 4 टॉपिक्स का खत्म हो जाएगा. 4 चीजों पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट. उसके बाद आता है एक नया टॉपिक. इसके अंदर जो अगला टॉपिक आता है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की. अगर एक किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके बेस में आपने पढ़ना है, जिसमें आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ोगे कि किस तरीके से वो फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. उसके बारे में क्वेश्चन करना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन करिए. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी. तो एप्लीकेशन रिलेटेड टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने करना है, जिसके बेस पे एक मेजर आपकी डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. वो बहुत अच्छे से आपने करनी है. 2 डिवाइस होती थी हमारे कोर्स में, मोटर एंड जनरेटर. जनरेटर आपका डिडक्ट हो गया है और आपने मोटर बहुत अच्छे से करके जानी है. तो प्लीज दिस इलेक्ट्रिक मोटर विद डायग्राम एंड विद वर्किंग प्रिंसिपल, विद डायग्राम, इसकी पूरी की पूरी वर्किंग, इसका पूरा का पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से आपने करके जाना है. एंड लास्ट पार्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से रहता है, और इंड्यूस्ड करंट के बेस पे आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है. ठीक है, इसके बेस पे रहता था जनरेटर, जो कि डिलीट हो गया है. मोटर एंड जनरेटर 2 टॉपिक्स रहते हैं जो कि जिसकी वर्किंग बहुत तंग करती है बच्चों को. बच्चे डायग्राम और प्रिंसिपल पढ़ के चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ के चले जाते हैं, वर्किंग नहीं करते हैं कि पता नहीं कौन सा आएगा, और इतनी लंबी वर्किंग समझें और पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा. तो इस बार के लिए जनरेटर डिडक्ट हो गया है, मोटर आ रहा है. तो मोटर प्लीज बहुत अच्छे से करके जाइएगा. ये टॉपिक्स आपने करने हैं. जनरेटर रिलेटेड क्वेश्चन दिखे नहीं करना है आपको. एसी एंड डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच का डिफरेंस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, कौन कहाँ यूज होता है, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं आपने. लास्ट में चैप्टर में आप देखोगे डोमेस्टिक सर्किट आएगा, किस तरीके से हमारी डोमेस्टिक वायरिंग रहती है. आपको बच्चे कलर करते हो आप लोग कि हाँ इस वायर का ये न्यूट्रल वायर है, ये अर्थ वायर है, ये लाइव वायर है, किस तरीके से हमारा कौन सा चलता है डोमेस्टिक वायरिंग में, किस तरीके से वायरिंग बिछाई जाती है. और
किस तरीके से सारे अप्लायंसेस काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, जितने भी कंसेप्ट इसके बेस पे आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे, वो टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। क्या क्या करना है, बार मैग्नेट, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप वायर कैरिंग करंट, सोलेनॉइड करना है, फिर उसके बाद आपके पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर करना है, उसके बेस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना है। उसके बाद आपके पास आएगा इंड्यूस करंट का टॉपिक आ जाएगा, इंड्यूस करंट के अंदर आपके पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा, और जो डिवाइस करनी है वो आपने कौन सी करनी है, इलेक्ट्रिक मोटर करनी है। तो फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके पास लाइट आपने पूरा करना है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में मैग्नेटिज्म के अंदर आपके पास ये शुरू वाला पार्ट करना है, जनरेटर से जो भी पार्ट शुरू होता है, और बीच में एसी डीसी वाला पार्ट वो नहीं करना है, और ह्यूमन आई जो आपका चैप्टर है, ह्यूमन आई, वो आपको नहीं करना है। तो देखा जाए तो यही आपके चैप्टर्स मेन है। वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई दिस टाइम। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर पूरा का पूरा डिलीटेड हो गया है। इसके अंदर कुछ आप प्लांट्स वगैरह बच्चे पढ़ के जाते थे। प्लांट्स मींस प्लांट इन द सेंस की आपके पास डैम्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट और आपका डिफरेंट आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये प्लांट्स करके जाते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज करके जाते थे बच्चे लोग, और डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो वो सारे के सारे टॉपिक, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड प्लांट, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो दैट मींस सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर से है, और वो आपको नहीं करना, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर इज डिलीटेड। ओके, देन आर एनवायरनमेंट आपको पूरा करना है, फुल चैप्टर करना है। बहुत बेसिक टॉपिक है। इकोसिस्टम पढ़ा, फूड चेन पढ़ी, फूड वेब पढ़ा, 10% लॉ पढ़ा, 1% लॉ पढ़ा, ओजोन के बारे में आपने पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा, ओजोन लेयर किस तरीके से डिप्लीट हो रही है, क्या करा जा सकता है उसको ठीक करने के लिए, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करना है। 1% लॉ, 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास। उसके ट्रॉफिक लेवल्स के बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फूड चेन्स को डिस्क्राइब करना, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोड्यूसर की क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर की क्या इंपॉर्टेंस है, डिकम्पोजर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आई गेस आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होगे और इस चैप्टर को अच्छे से आप खत्म कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज डन। लास्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर इंटरनल एग्जाम्स, नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड्स। ये चैप्टर भी आपका बोर्ड्स के अंदर नहीं आएगा। ये चैप्टर भी आपका बोर्ड्स के अंदर नहीं आएगा। अगर मैं लास्ट में सम अप करूं तो लास्ट में आपके पास सबसे पहले जो चैप्टर पूरा कटा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कटा है, और उसके बाद आपके पास ह्यूमन आई पूरा चैप्टर कटा है। उसके बाद आपके पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर कटा है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास पूरा कट गया है, और मेजॉरिटी पार्ट देखा जाए तो इवोल्यूशन पार्ट हेरिडिटी से पूरा कट गया है, और उसके बाद मैनेजमेंट कट चुका है, सोर्सेज कट गया, ह्यूमन आई कट गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कट गया, इवोल्यूशन पार्ट कट गया है, कार्बन से बहुत मेजर डिडक्शन हुई है, कार्बन का लास्ट का पार्ट पूरा कट गया है, मेटल नॉन मेटल्स का आपका पूरा लास्ट का पार्ट, मेटल नॉन मेटल का आपका लास्ट में पूरा पार्ट जो है वो डिडक्ट हो गया है। सो दिस इज द मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं जो ये डिलीट हुए हैं वो मेजर टॉपिक्स आपके ये हैं जिसको आप इस बार के लिए स्किप कर सकते हो। सो आई होप आपके साइंस रिलेटेड सिलेबस के बारे में आपका पूरा का पूरा आपका टॉपिक जो है वो आपका कवर हो चुका होगा। आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है आई गेस वो कवर हो चुका होगा। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि अब अच्छे से प्लीज साइंस को करिए, सिलेबस को ख़त्म करिए अच्छे से। एंड that's it for this video. Please subscribe on to my channel. For the latest updates. More videos coming up for different subjects for class 9th, 10th, 11th and 12th. Will be uploading soon. So please subscribe on to my channel for latest videos. That's all. All the best. Thank you. Bye bye.